विकल्प तो बहुत मिलेंगे, विकल्प तो बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, विकल्प तो बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल तक जाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त उज्जवल कुमार उपकार। और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं और स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे कि 71st बीपीएससी के प्रीलिम्स का रिज़ल्ट घोषित कर दिया गया है। और ये रिज़ल्ट, जैसा कि मैंने बोला था कि आपको इलेक्शंस जब कंप्लीट हो जाएंगे तब ये रिज़ल्ट आ जाएगा, और बिल्कुल उसी के हिसाब से ये रिज़ल्ट आए हैं। और मैंने आप लोगों को बहुत पहले ही ये बात की इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि लगभग 13,000 समथिंग रिज़ल्ट आएंगे। तो 13,368 रिज़ल्ट यहाँ पर देखने को आपको मिल रहे हैं। थोड़ा सा एनालाइज करेंगे इस रिज़ल्ट का कि इस रिज़ल्ट की क्या क्या ख़ास बात रही और इस रिज़ल्ट से हमें क्या क्या चीज़ें एनालाइज करनी हैं, क्या क्या चीज़ों को लेके आगे बढ़ना है। और सबसे पहले तो मैं जिन लोगों का इसमें इस पीडीएफ में नाम है, जिन लोगों का इस पीडीएफ में नाम है, उन लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने अपनी अथक परिश्रम और मेहनत के ज़रिए, आपने संकल्प लेकर, आपने डिसिप्लिन्ड वे में, आपने अपने पेशेंस और परसिवरेंस से ये सफलता प्राप्त की है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, किसी का भी गाइडेंस हो, लेकिन असली मेहनत तो उस छात्र की होती है, उस छात्रा की होती है, उस एस्पिरेंट की होती है जो इस जर्नी को झेलता है। जब वो इस जर्नी के रूप में आगे बढ़ता है तो वो बहुत सारे उसके मार्ग में बाधाएं आती है, लेकिन वो उन बाधाओं को पार करके, कभी भूखे पेट रह के, कभी ट्रेन में जो है एग्ज़ाम देने जाके सीट नहीं मिलती, कभी रात को सोते नहीं हैं, कभी ठीक से खाते नहीं हैं, कभी बुक के लिए पैसे नहीं होते, कभी कुछ समस्या, कभी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं होता। और इन सभी समस्याओं के बीच, सभी समस्याओं को पार करके मैं उन सभी लोगों को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने ये रिज़ल्ट क्लियर किया है। इसके साथ ही मैं कुछ बातें करना चाहूँगा, ख़ास करके उन लोगों के लिए जिनका इस पीडीएफ में नाम नहीं है। आप लोगों को बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। हर असफलता एक फ़ाइनल स्टेज नहीं होती, एक फ़ाइनल स्टेज नहीं है, ये एक बस प्रोसेस है जिसमें कई बार आपको थोड़ा सा एक कदम की ठोकर लगती है ताकि आप अगले कदम के लिए और ज़्यादा रेडी हो सके। बोला भी जाता है कि सफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। बस आप लोगों को वही करना है कि ये बड़ी बहुत बड़ी असफलता नहीं, लेकिन अगर इस चीज़ से अगर आपने सीख ले ली, अगर क्या क्या गलतियां हुई हैं उनसे आपने सीख ले ली, तो मैं ये आपको कहूँगा कि आप जल्द ही इस पीडीएफ की लिस्ट में होंगे। आगे आपके सामने और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं जो बीपीएससी के द्वारा कराए जाएंगे इन फ्यूचर, या फिर और सारे एग्ज़ाम हैं। आप ज़रूर इन एग्ज़ाम्स को दें और कॉन्फिडेंस बिल्डअप करें। फ़िलहाल मैं इस पीडीएफ के ऊपर कंसंट्रेट करता हूँ कि 71वीं बीपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ था 13 तारीख को हुआ था। आपको पता है 13 सितंबर को 37 ज़िलों में 912 परीक्षा केंद्रों पर ये एग्ज़ाम हुआ, और इसमें टोटल 3,16,905 लोग शामिल हुए, और उसमें आपने 13,368 लोगों को सफल घोषित किया गया है। टोटल 23 पेज की पीडीएफ है। और मैं सबसे पहले बात कर लेता हूँ इस एग्ज़ाम के कट ऑफ पे। तो मैंने बहुत पहले ही एक कट ऑफ की प्रेडिक्शन की थी, उस टाइम फाइनल आंसर की भी नहीं आया था, बाद में फाइनल आंसर की के बाद भी मैंने कट ऑफ की एक प्रेडिक्शन की थी। मैंने उसमें जो आपको कट ऑफ बताया था वो सबसे स्टार्टिंग में जो मैंने कट ऑफ बताया था वो 82 से 86 था, ठीक है। लेकिन बाद में सबको 5-5 मार्क्स मिले, सबसे 5 मार्क्स इसमें ऐड हुए। उस टाइम मुझे, जैसे मैं दूसरी वीडियो जब बना रहा था तो मैंने उस कटअप को 84 से 88 रखा। मुझे तब ये नहीं पता था कि ये 5 मार्क्स ऐड होंगे कि नहीं, क्योंकि 84 से 88 के बावजूद ये कटअप 88 जाना क्या शो करता है,
अनरिजर्व कैटेगरी में और बाकी सारी कैटेगरी में कटअप में जो पिछले साल का 69th बीपीएससी का कटअप था या 70th बीपीएससी का कटअप था, लगभग उसी पैटर्न पे ये कटअप है। 88 मार्क्स ये शो करता है कि कहीं ना कहीं लोगों के बीच कंपटीशन बढ़ा है, लोगों के पढ़ने की दर बहुत ज़्यादा बढ़ी है, लोग बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। एस्पिरेंट्स ने अपनी जान लगा दी है इस एग्ज़ाम में। 88 मार्क्स कटअप जाना इतने हार्ड पेपर के बावजूद, ये शो करता है कि कंपटीशन काफ़ी बढ़ गया है और बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव आपको भी होना है इस एग्ज़ाम के लिए। इससे एक चीज़ और निश्चित हो जाती है कि प्रीलिम्स सिर्फ पहला स्टेज है, इसके बाद मेंस है, इंटरव्यू है। तो मेंस जो है, जो इसका मेन स्टेज होता है, उस पर आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि काफ़ी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ी है। और जब भी एग्ज़ाम में कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ती है, ये अच्छा होता है उन छात्रों के लिए जो दिल से मेहनत करते हैं, जो बहुत ज़्यादा मेहनत से इस एग्ज़ाम तक पहुँचे हैं। तो अनरिजर्व्ड यानी जनरल मेल की कटअफ 88 है, फीमेल की कटअफ है 78, 10 मार्क्स का गैप रखा गया है। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस की कटअफ है 82.33, ईडब्ल्यूएस फीमेल की कटअफ है 73.33, एससी की 72, एससी फीमेल की 60.33, एसटी की 71.33, एसटी फीमेल की 65.67, ईबीसी की 81, ईबीसी फीमेल की 71.33। हालांकि आपको पता होगा तो टेलीग्राम ग्रुप में मैंने काफ़ी पहले कुछ कटअप्स इसमें से बता दी थी जो मुझे पता लगी थी। इसके अलावा अब बात करेंगे बीसी फीमेल की 73.67, बीसीएल की 71.67, डिजेबल्ड 59.33, डीडी कैटेगरी में 48, ओएच कैटेगरी में 68.33, एमडी कैटेगरी में 48.33 और एक्स फ्रीडम फाइटर की 66। तो ये जो है आप देख चुके हैं कि ये है कटअफ। अब हम कुछ चीज़ें और भी बात करेंगे, जैसे अनारक्षित कोटे में यानी जनरल कोटे में 5970 स्टूडेंट सफल हुए हैं। ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत 1376, ईडब्ल्यूएस में 1376 लोग सिलेक्ट हुए हैं। इसके अलावा एससी में 1752, एसटी के अंतर्गत 97। इसके बाद अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 2098, पिछड़ा वर्ग में 1711 और पिछले वर्ग की महिला कोटि के अंतर्गत 364 उम्मीदवार शामिल हुए हैं, क्योंकि पिछड़े वर्ग की महिलाओं को भी आरक्षण दिया गया है 3%। इसके अलावा 113 वीआई कैटेगरी में, 85 जो है डीडी कैटेगरी में, 120 ओएच कैटेगरी में और 77 एमडी कैटेगरी में। और इसके अलावा जो स्वतंत्रता सेनानी वाली कैटेगरी में 255 है। तो ये तो बात हुई, अगर इस पीडीएफ में आपका नाम है तो आपने जो मेहनत की है उसका ये परिणाम है। और बहुत सारे मैसेजेज मुझे आए हैं और जो मैसेजेज आए हैं उसके आधार पे मैंने जो कैलकुलेट किया, हालांकि पूरा कैलकुलेट नहीं कर पाया हूँ मैं अभी भी, लगभग 3500 प्लस प्रीलिम्स के रिज़ल्ट हमारी वेदिका पथ सीरीज से हुए हैं। जो वेदिका पथ सीरीज़ जो हमने चलाया था, आप जानते हैं कि उसमें हमने 5 डेज़ का प्लान दिया था, टोटल 100 डेज़ के लिए 5 डेज़ का प्लान दिया था। और वहाँ से आप मतलब सोच नहीं सकते कि लगभग 3500 प्लस प्रीलिम्स के रिज़ल्ट हुए हैं। दैट्स ए ह्यूज नंबर। इवन मैंने भी इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। लगभग 2970 के आसपास रोल नंबर्स मेरे पास है और बहुत सारे लोगों ने बिना रोल नंबर के मैसेज किया है कि हाँ जो है ये मेरा भी सिलेक्शन हुआ है। तो ये बहुत बड़ा नंबर है। जैसे मेरी बात की जाए तो मैंने ना कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया था और ना कोई, ये बस एक गाइडेंस प्रोग्राम था। और इस गाइडेंस प्रोग्राम में जुड़कर अगर 3000 प्लस बच्चे, 3500 बच्चे अगर प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं तो यकीन मानिए कि जो ये बस एक शुरुआत है एक एजुकेशन मूवमेंट की, एक शिक्षा के एक तरीके से कह सकते हैं कि शिक्षा के एक
मूवमेंट की, आंदोलन की एक शुरुआत है जिसमें इतने सारे बच्चे एक साथ जुड़कर जिन्होंने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया था। 17वीं मेंस के टाइम पे भी लगभग यही स्थिति थी कि 17वीं मेंस जितने लोगों ने दिया है लगभग मैं बोल सकता हूँ कि 70 से 75% लोगों ने मेरे वीडियोस कभी ना कभी देखी है और उन वीडियोज से उनको हेल्प भी मिली है। क्योंकि मैं जहाँ भी गया, इवन कभी कभी किसी कोचिंग्स में भी जाने का मौका मिला और दे सेड कि सर मैं इस कोचिंग में तो पढ़ता हूँ बट मैं आपकी वीडियोस हमेशा देखता हूँ। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि अगर मेरी वीडियोज से आपको थोड़ी भी हेल्प मिलेगी। ये वेदिका पथ सीरीज ही इसलिए था कि ये एक तरीके से, मैं क्यों बता रहा हूँ अभी इस बारे में, क्योंकि ये ना आपके अंदर 3 चीज़ों को पैदा करने के लिए था, डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन और डेडिकेशन। यकीन मानिए अगर ये 3 चीज़ आपके अंदर है ना, आप किसी भी एग्ज़ाम को आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। सिर्फ प्रीलिम्स में नहीं, मेंस में। जब वेदिका पथ का सक्सेस हुआ तो फिर लोगों ने मेंस के लिए मांगा। हालांकि मेंस की डेट आगे बढ़ी और मेरी कुछ ट्रेनिंग थी इस बीच, तो मैं इतना फ्री नहीं हो पाया और मैंने फिर वेदिका आरोहण सीरीज तो लाया, लेकिन उसको कंटिन्यू रेगुलर नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन आज या कल के बाद या 1-2 दिन के बाद ये सारी सीरीज फिर से पहले जैसे चल रही थी उसी तरह चलेगी। मेरा डेडिकेशन पहले जितना था उसी तरह रहेगा आप लोगों के लिए। मैं बहुत अंदर से, आप सोच नहीं सकते हैं कि जितनी खुशी आपको हो रही है उससे कहीं ज़्यादा खुशी मुझे हो रही है आपके इस रिज़ल्ट को देखकर। जो ये मेंस के लिए जो सीरीज़ थी, आप लोग उससे ज़रूर जुड़ जाएं। एक टेलीग्राम ग्रुप भी है वेदिका आरोहण नाम से, वेदिका आरोहण सर्च कीजिए, वेदिका आरोहण टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाइए। नहीं तो DSP उज्ज्वल उपकार पर जुड़ जाइए। मुझे मैसेज के बहुत सारे सोर्सेस हैं, बहुत सारे लोगों ने जो नोन हैं उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया। हालांकि मैं अपना व्हाट्सएप नंबर सबके साथ शेयर भी नहीं कर सकता, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं। मैं अपनी इंस्टाग्राम ID ज़रूर लिख दूंगा ताकि DYSP उज्ज्वल उपकार ये है, आप सर्च करेंगे आ जाएगा। लगभग 10.8 के फॉलोअर है, आप उस पे जाके उसको फॉलो कर ले। अगर आपका पर्सनल कोई डाउट है तभी आप मैसेज करें, नहीं तो अन्यथा आप बेकार मैसेज करेंगे, मैं फिर वो मैसेज सीन नहीं करूँगा। तो आप कोई ज़रूरी मैसेज है या फिर आपको कोई डाउट है, आपको मेंस से रिलेटेड कोई डाउट है, या फिर अगर आपका प्रीलिम्स नहीं हुआ है फिर भी अगर आप मैसेज करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो आप ज़रूर उस पर मैसेज करें DSP उज्ज्वल उपकार वाले अकाउंट पे। इसके अलावा टेलीग्राम मैंने बता ही दिया कि DSP उज्ज्वल उपकार, आप उज्ज्वल उपकार भी लिखेंगे इंस्टाग्राम पे, या फेसबुक पे भी मेरा अकाउंट है उज्ज्वल कुमार उपकार नाम से, आप वहाँ पे भी आप जुड़ सकते हैं। लेकिन ये सब सारी चीज़ें इसलिए है ताकि इससे आपको कुछ लाभ हो सके। इसके अलावा मैं कुछ बात कहना चाहूँगा कि जैसे खास करके उन लोगों के लिए जिनके का मेंस है, तो 71वीं के मेंस के लिए मैं जो भी हो सकेगा स्ट्रैटेजी की वीडियो के साथ मैं कोशिश करूँगा कुछ सब्जेक्ट की भी वीडियो लाऊं, और इसकी पूरी प्लानिंग मैंने कर ली है। मैं सारे सब्जेक्ट की वीडियो लाऊंगा। इस समय आपके सामने ना कुछ चैलेंजेज होंगे। जैसे बहुत सारे लोगों का 70th का इंटरव्यू होगा, इसके अलावा 71st का मेंस होगा। तो ये दोनों चीज़ें हैं। कुछ लोग AEDO का भी एग्ज़ाम दे रहे होंगे। तो ऐसे में 2-3 चैलेंजेस को एक साथ लेने के लिए आपको सबसे ज़्यादा फोकस रखना चाहिए 71st के मेंस पे, और 70th के इंटरव्यू पे कम से कम 2 घंटा रोज़ आपको देना चाहिए अगर आपका है तो। अगर आप AEDO दे रहे हैं तो मैथ रीजनिंग भी आप कर सकते हैं। अगर आपने BPSC का प्रीलिम्स निकाला है तो सिर्फ मैथ ही रीजनिंग में आपको प्रॉब्लम होगी। जिन लोगों का नहीं हुआ है वो लोग भी कोशिश करेंगे कि जो आगामी एग्ज़ाम हैं खास करके AEDO के, इसके अलावा खास करके हो सकता है बिहार दरोगा का भी एग्ज़ाम जनवरी में है, बिहार दरोगा का, तो ये दोनों एग्ज़ाम पे आप कॉन्संट्रेट करें ताकि जो है चीज़ें अच्छे ढंग से चले। एक और बात मैं करना चाहूँगा
कि जैसे बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करके टेस्ट सीरीज़ के लिए बोल रहे हैं। मैंने एक चीज़ चला के देखी, 1-2 टेस्ट दिए, लेकिन देखिए मैं जो है ना किसी चीज़ को फ्री रखने का मैं बिलीव करता हूँ। लेकिन अगर मैं टेस्ट सीरीज़ दूंगा, ठीक है, तो उसको टाइप करने के लिए मैं जो रियल बात है आपको बता देता हूँ। उसको टेस्ट सीरीज़ को टाइप करने के लिए, चूँकि मैं खुद तो टाइप नहीं कर पाऊँगा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं क्वेश्चन बना के दे सकता हूँ, तो टाइप करने के लिए मुझे किसी को रखना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ और बात करेंगे, कॉपी को चेक करने के लिए मैं फ्री में काम कर रहा हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर कोई फ्री में काम करे। तो कॉपी चेक करने के लिए फिर वो दिक्कत आ जाती है। हालांकि मुझे पता है, मैंने खुद भी जो है कभी टेस्ट सीरीज़ दिया था, तो हर कोचिंग इंस्टीट्यूट मिनिमम 5,000 तो जो है चार्ज करता है ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ का, ऑनलाइन का 3,000 के आसपास जो है चार्ज करता है। लेकिन मैं उसमें प्रॉफिटेबल चीज़ों में बिलीव नहीं करता, मैं इसमें बिलीव नहीं करता। तो बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं दिस रेट की कुछ नॉमिनल फ़ी रख लीजिए, कुछ नॉमिनल फ़ी रख के आप स्टार्ट कर सकते हैं, कुछ नॉमिनल फ़ी रख के स्टार्ट कर सकते हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ये नॉमिनल फ़ी क्या होगा, और मुझे अभी इस चीज़ में उतरना भी नहीं था, लेकिन बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है इस चीज़ की, तो मैं आप ही लोगों से पूछूंगा कि क्या कोई टेस्ट सीरीज़ ऐसी होनी चाहिए जिसमें कुछ नॉमिनल फ़ी रखी जाए, और उस पर ये टेस्ट सीरीज़ कंडक्ट किया जाए। अगर आप लोगों का बिल्कुल विचार होगा तभी ये चीज़ स्टार्ट होगी, तभी मैं कुछ लोगों से बात करूँगा कि हाँ, जिन्होंने कम से कम 3 इंटरव्यू दिए हैं मिनिमम, मैं कोशिश करूँगा, या जिनकी रैंक अच्छी है उन्हीं से मैं बात करूँगा कि हाँ वो आपके लिए कॉपी चेक करें। तो नॉमिनल फ़ी क्या होगा, इस पर भी मुझे आइडिया नहीं है। इस बारे में मैंने बहुत ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ भी नहीं दी थी, मैंने सिर्फ 1 या 2 मेनली यूपीएससी के लिए टेस्ट सीरीज़ दी है। लेकिन हाँ, मेरे कुछ दोस्त टेस्ट सीरीज़ देते हैं और कुछ लोग चलाते भी हैं, तो मुझे पता है कि वो क्या रेंज में है। लेकिन इतनी हायर फीस पर मैं कोई टेस्ट सीरीज़ ओपन नहीं करने वाला हूँ। तो मेरा बस यही कंसर्न है। इसके अलावा कुछ और बात करना चाहूँगा कि अभी जो आपका टाइम है, खास करके नवंबर का जो टाइम है, नवंबर का, ये कोशिश करिए कि आप कम से कम नवंबर के टाइम में कम से कम आप हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर को कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर को कंप्लीट कर लीजिए। इसकी कुछ वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पर भी है और कुछ वीडियोस मैं आगे भी बनाऊंगा। हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर कंप्लीट करने से आपको ये रहेगा कि हाँ चलो मेरा एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया। हमारे पास अभी कितना टाइम है, हम पूरा मेंस स्ट्रेटजी लेके आएंगे, लेकिन अभी मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि नवंबर में कुछ दिन मतलब 10 दिन बोल सकते हैं आप, 10 दिन, दिसंबर के 30 दिन, जैन के 30 दिन, 31 को 30 मान लेते हैं, फ़ैब के 28 दिन और मार्च के 25 दिन या 20 दिन, क्योंकि मार्च में ही एग्ज़ाम होगा आपका। तो 40 से 70, 90, 118 दिन, जिसमें कुछ पर्व त्यौहार के 5 दिन अगर निकाल देते हैं तो टोटल 110 दिन, 8 दिन अगर निकाल देते हैं, 110 दिन आपके पास मेंस के लिए है, जो बहुत इनफ टाइम होता है। क्योंकि अगर पिछले बार की बात की जाए, आप ऑलरेडी कुछ अगर आपने वेदिका आरोहण सीरीज़ को फॉलो किया होगा तो आप सिलेबस का लगभग 60-70% कवर कर चुके होंगे, ठीक है। तो इन 110 दिनों में आपके पास टारगेट्स होंगे। टेस्ट सीरीज का देखते हैं, अगर टेस्ट सीरीज कराया भी गया तो मैं कोशिश करूंगा 10 से 12 टेस्ट लूँ, 10 से 12 टेस्ट लूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं टेस्ट सीरीज शुरू करूंगा तो ह्यूज नंबर में स्टूडेंट जुड़ेंगे, ठीक है, ह्यूज नंबर में। तो उस चक्कर में अपनी क्वालिटी को ख़राब नहीं कर सकते, क्वांटिटी के चक्कर में मैं क्वालिटी ख़राब नहीं कर सकता, क्वालिटी समझौता नहीं कर सकता। तो इसलिए मुझे देखना पड़ेगा कि मेरे पास क्या हैंड्स हैं
और मैं क्या कर सकता हूँ। क्योंकि मैंने जो टेस्ट सीरीज़ देखी है, ठीक है, डिफरेंट कोचिंग्स की, उनका यही रहता है कि कोई एक मेंस दिया हुआ स्टूडेंट आपकी कॉपी चेक करता है और उनके पास इतना नॉलेज नहीं होता है कि वो आपको बता सके कि आप किस तरीके से लिखेंगे चीज़ों को। एक मेंस और 2 मेंस देने से आंसर राइटिंग नहीं आ जाती, ये एक प्रोसेस है, एक कला है। तो ओवरऑल मेरी यही बात थी। एक बार फिर से बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेसन्स आप लोगों को। जल्दी से मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसकी अपडेट्स आपके पास आते रहें। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें ताकि वहाँ भी आपको अपडेट मिलती रहे। और कोशिश करें कि आप मेरे साथ मेंस के एग्ज़ाम तक या फाइनल रिज़ल्ट तक जुड़े रहें। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अपना 100% देके आपका रिज़ल्ट ज़रूर कराऊँगा। बस इन्हीं बातों के साथ मैं विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।